मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएमएस ऑनलाइन साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम साइंस वीडियो में साइंस से संबंधित कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसके संबंधित जो लेसन नंबर 1 व 2 इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नए लेसन के साथ कक्षा 10 के जो तीसरे नंबर का लेसन है जिसका नाम है धातु व अधातु, उससे संबंधित बात करेंगे। ठीक है, बरसात बहुत ही खतरनाक है जिसमें मेरी हालत आपको पता चल रही होगी कि मैं भीगा हुआ हूँ और सावन अपने पूरे जोर पर है। भगवान शिव की महिमा यानी वर्षा लगातार भक्तों पे बरस रही है, उसी का आनंद लेते हुए हम लेसन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। संबंध इस वातावरण की गति से ही है। ये नमी ज्यादा होने के कारण से इसकी जो ऊंचाई है उसमें थोड़ा इफेक्ट हुआ है। लेसन नंबर 3 आज का टॉपिक है। लेसन नंबर 3 का जो अपना नाम है पाठ का धातु, पाठ का नाम है धातु व तो विद्यार्थीगण कक्षा 8 में आपने इसी नाम का पाठ पढ़ा था, तो वहां पर कक्षा 8 में हमने उसको थोड़ा सा सीमित रूप में पढ़ा। अब इस कक्षा 10 में इसी टॉपिक को हम थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जो धातु के गुण हैं उनका भी हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है धातु के बारे में हम बात करते हैं। धातु के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें कक्षा 8 की जो बातें हैं वो याद आ जाती है कि धातु किसे कहते हैं, धातु की परिभाषा। तो हम कहेंगे धातु की परिभाषा देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने? 118 तत्व। कितने? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तत्वों की संख्या अभी कितनी है वर्तमान में? 118 है तत्व संख्या। ठीक है, अब इन 118 तत्वों में कुछ तत्व धातु जैसे गुण रखते हैं, यानी धातु जैसे गुण रखते हैं तो हम धातु समूह में रखते हैं। जैसा कि हमने तत्व का वर्गीकरण जब किया था, यानी तत्व का जब हमने वर्गीकरण किया तो हमने वहां पर देखा है कि उनको हम 3 वर्ग में डालते हैं। एक होता है धातु, एक होता है उपधातु और नंबर 3 पे होता है अधातु। ये 3 वर्ग बनाए थे हमने तत्व के वर्गीकरण के समय। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लगभग 7 उपधातु हमारी प्रकृति में उपस्थित है। उपधातु 7 उपधातु हमारी प्रकृति में उपस्थित हैं। इनके अलावा शेष जो बचते हैं वो धातु व अधातुओं के प्रकार होते हैं, यानी उदाहरण होते हैं। यहाँ पर हम जब आवर्त सारणी के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे तब वहां पर हम देखेंगे
कि उस आवर्त सारणी में अगर हम अपने बाईं तरफ रहते हैं तो उस समय धातु वाले गुण वाले जो तत्व हैं वो दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे दाईं तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके धातुओं के गुणों में कमी आती जाती है और वे अधातु जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। और उस आवर्त सारणी में बीचों बीच में सीढ़ी रूपी संरचना में उपधातु उपस्थित होते हैं। सीढ़ी रूपी संरचना में उपधातु उपस्थित होते हैं जो धातु तथा अधातु तत्वों को पृथक करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो हम उस पाठ में पढ़ेंगे। आज हम धातु की परिभाषा जैसे कि हम देखें तो सामान्य रूप से हमने पिछली कक्षाओं में यानी छोटी कक्षाओं में धातु की परिभाषा पढ़ी है कि धातु कठोर होते हैं, सामान्य तापमान पर चमकीले होते हैं और विद्युत के चालक होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं, आभास वर्धनेता तथा तन्यता जैसे गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उनको हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा अगर इसकी देखें तो कहेंगे जो तत्व सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था कठोरता तन्यता आघात वर्धनेता धामनिकता आदि गुणों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे विद्युत का चालक भी है रखना, आदि गुणों का प्रदर्शन करते हैं धातु कहलाती है। धातु कहलाते हैं यानी जो तत्व सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं, कठोरता का प्रदर्शन करते हैं यानी कठोर होते हैं, तन्यता आघात वर्धनेता तथा धामनिकता और विद्युत का चालन व ऊष्मा का चालन आदि गुणों का अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें हम धातु कहते हैं। ठीक है, ये हमने सामान्य परिभाषा छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि धातुओं के लिए हम यहाँ पे अगर एक परिभाषा देखें तो हम कहेंगे कि जो तत्व क्षारीय प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं, सामान्यतः धातु कहलाते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा है कि धातु क्षारीय प्रकृति वाले होते हैं और अधातु अम्लीय प्रकृति वाले होते हैं, तो हम इसको भी इसमें जोड़कर धातुओं की जो परिभाषा है उसको विस्तृत कर सकते हैं, बड़ा बता सकते हैं और सही तरीके से समझ सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हम जब इन गुणों के बारे में बात कर रहे हैं कि धातु कठोर होते हैं, धातु ठोस अवस्था में होते हैं, तन्यता का गुण रखते हैं, आघात वर्धनेता का गुण रखते हैं, धामनिकता का गुण रखते हैं, इसके अलावा जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। धातु के गुणों के बारे में हम बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि वो होता क्या है। जैसे कि तन्यता किसे कहते हैं, आघात वर्धनेता किसे कहते हैं, धामनिकता क्या होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अगला जो इस धातु की परिभाषा के पश्चात में जो बिंदु है वो है धात्विक गुण।
धात्विक गुण। अब धात्विक गुण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कठोरता। कठोरता का मतलब है कि जो धातुए तत्व होते हैं, जो धात्विक गुण रखने वाले तत्व होते हैं, वो अधिकांश से कठोर होते हैं, अर्थात उनको हम आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं या उनको तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है। तो हम कठोरता के बारे में ये कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे धातुओं को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है कहने का मतलब धातुओं के मध्य जो कण है वो ज्यादा आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, अतः इन आकर्षण बलों को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कठोरता का इसलिए प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, कहने का मतलब जो सोडियम है, अपवाद में कौन कौन से हैं? सोडियम यानी Na व पोटेशियम। ये जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये दो ऐसे धात्विक तत्व हैं जो सामान्य अवस्था में बड़े ही मुलायम होते हैं, अर्थात इनको हम ब्लेड या चाकू की सहायता से भी आसानी से काट सकते हैं। जबकि अभी हमने कहा है कि सामान्य रूप से जो धातु होते हैं वो कठोरता का प्रदर्शन करते हैं। तो अपवाद भी है, ये ध्यान रखना है आपको कि कठोरता का गुण धातुओं का सामान्य गुण है, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो मुलायम होते हैं सामान्य तापमान पर, अर्थात उनको हम ब्लेड या चाकू से भी काट सकते हैं। तो जो दो अपवाद मैंने आपको बता दिए, सोडियम व पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो गुण है वो है ठोस अवस्था का मतलब है कि धातुओं का जो गलनांक है वो उच्च होता है। धातुओं का जो गलनांक क्या है? उच्च होता है, अतः वो सामान्य तापमान पे क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य तापमान पे किसमें पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं ठोस अवस्था को, कि धातुओं के जो दूसरा गुण क्या है? ठोस अवस्था, यानी धातु जो होंगे वो सामान्य तापमान पे क्या होंगे? ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। ठोस अवस्था में धातु सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य तापमान पर यानी जो कमरे का तापमान है, तो इस पे क्या पाए जाएंगे? ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। और उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि उनके जो कण है, मध्य में जो अणु है, जो पास में होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान कम होता है, अतः इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके कारण से ये ठोस अवस्था पर पाए जाते हैं सामान्य तापमान पर। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद कौन सा है? मरकरी यानी कि Hg। मरकरी जिसको हम कहते हैं Hg, इसका प्रतीक होता है और इसे हम पारा भी कहते हैं, जो थर्मामीटर्स के अंदर तापमान मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये सामान्य तापमान पर यानी कमरे के तापमान पर क्या द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये अपवाद है मरकरी वैसे धातु, लेकिन अपवाद के रूप में यानी ये कठोरता के रूप में, या हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में ये सामान्य तापमान पर नहीं पाया जाता है। तो ये दूसरा इसका ठोस अवस्था का गुण हो गया। तीसरा गुण क्या है?
विद्युत का चालन। विद्युत का चालन। विद्युत का चालन यानी जो भी धातु वाले तत्व होते हैं वे विद्युत का चालन करते हैं। धातु वाले तत्व विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं कहने का मतलब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। ये हमारे जो चालन किस प्रकार से होता है विद्युत का, ये अगली कक्षाओं का टॉपिक है। तो विद्युत का चालन हमने इतना ही समझना है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण से विद्युत का ये चालन आसानी से कर देते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के गमन में ये बाधा कम डालते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार से होती है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसमें ये बाधा कम डालते हैं, इसलिए आराम से विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ठीक है ना। चौथा, ऊष्मा का चालन। ऊष्मा का चालन जिस प्रकार से विद्युत का चालन करते हैं वैसे ही ये ऊष्मा का भी क्या करते हैं? चालन करते हैं। यानी ताप इसमें गमन कर सकता है, ऊष्मा का चालन भी करते हैं। ऊष्मा का चालन करते हैं और जो आपके विद्युत का चालन करने की सबसे ज्यादा जो होती है वो सिल्वर क्या होती है? ऊष्मा का, विद्युत का व ऊष्मा का दोनों का चालन करती है। ठीक है, ये सबसे अच्छी सुचालक होती है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का। सिल्वर यानी चांदी, Ag जिसे कहते हैं, चांदी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये ऊष्मा का और विद्युत का चालन करने वाली सबसे अच्छी धातु होती है ये। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी आघातवर्धनीयता गुण। आघातवर्धनीयता गुण का मतलब क्या है? आघातवर्धनीयता का गुण का मतलब है कि अगर हम धातु वाली प्रकृति वाले तत्वों को अगर हथौड़े से लगातार पीटते हैं तो ये टुकड़ों में ना टूटकर एक लंबी चद्दर में बदल जाते हैं। आघातवर्धनीयता, वर्धनीयता, आघातवर्धनीयता इसमें क्या होता है? धात्विक गुण वाले तत्व, धात्विक गुण वाले तत्व को हथौड़े से चोट मारने पर, हथौड़े से चोट, तत्व को हथौड़े से चोट मारने पर यह पतली चद्दर में बदल जाता है, पतली चद्दर में बदल जाता है। ये इसका गुण है, इसका धात्विक गुण वाले तत्वों का। यानी जब हम इसको पीटते हैं, हथौड़े की चोट लगाते हैं, बाहर से बाह्य बल लगाते हैं, तो ये धीरे धीरे टुकड़ों में यानी कणों में ना टूटकर ये चद्दर के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता गुण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तन्यता, तन्यता का गुण यानी इसको अगर बल खींचने के रूप में लगाया जाए तो ये इतना पतला हो सकता है, तार का रूप ले सकता है। तो तन्यता तो वही है धात्विक गुण वाले तत्वों को पतले तार में रूपांतरित
रूपांतरित किया जा सकता है, 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 रूपांतरित किया जा सकता है। इस गुण को, इस गुण को, इस गुण को तन्यता कहते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी पतले महीन तार इनके बनाए जा सकते हैं, इनको उसमें रूपांतरित किया जा सकता है। तो धात्विक गुणों का जो धात्विक तत्व है उनका एक गुण ये भी होता है, और जो गोल्ड यानी सोना यानी ओरम यानी एग यानी गोल्ड यानी गोल्ड का जानते हैं हिंदी अर्थ क्या है? सोना। ठीक है, स्लिप वेल नहीं, गहने वाला सोना। ठीक है, कहीं सो जाओ आप, ऐसा मत करना, सोना। ठीक है, या जिसे हम औरम, आराम भी कहते हैं इसमें ग्रीक भाषा में, और इसी के आधार पर इसका नाम प्रतीक दिया गया है एयू। इसकी सबसे ज्यादा तन्यता होती है, इसकी सबसे ज्यादा तन्यता होती है, मतलब इसके इतने महीन पतले तार बनाए जा सकते हैं कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसके लगभग 2 किलोमीटर तक लंबे तार बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड होता है, वो इतना पतला तक हो सकता है कि ये 2 किमी तक का तार इससे बनाया जा सकता है। यानी 2 किमी तक का लंबा तार इसका बनाया जा सकता है, इतनी इसकी ज्यादा तन्यता होती है। ठीक है ना, तो धात्विक गुणों के तन्यता का गुण। फिर इसके बाद में अगला जो है तन्यता के बाद में अगला गुण है धावनिकता, यानी ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। जो धातु होते हैं उनके कणों पे अगर बाह्य चोट मारी जाती है, धावनिकता, यानी ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। धावनिकता का मतलब क्या है? ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, यानी ध्वनि उत्पन्न ज्यादा करते हैं ये। हमने देखा है कि स्कूल के अंदर जो घंटी होती है वो धातु की होती है। हथौड़े से जब उस पर चोट मारी जाती है तो उसकी आवाज आपके कानों तक, जहां भी जितनी यानी लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में, स्कूल की परिधि में, उस परिधि में उसकी आपको आवाज सुनाई देगी। और वहीं पे अगर मान लें लकड़ी की कोई घंटी लगा देते और उस पर हम लकड़ी के लिए किसी हथौड़े से चोट मारते तो क्या वो 2 किलोमीटर परिधि तक हमें आवाज सुनाई देती उसकी? नहीं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि घर पे जो धातु के बर्तन होते हैं उन पर अगर हम चम्मच की चोट मारते हैं तो काफी देर तक वो ध्वनि यानी जो उसके कंपन क्रिया है उसमें लगातार जो कंपनता है वो बनी रहती है। तो ध्वनिकता गुण है, यानी जो ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता है वो धात्विक गुणों में ज्यादा होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता मतलब धात्विक तत्व ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं, ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं, उत्पन्न करने वाले होते हैं। धात्विक तत्व ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं। धात्विक तत्व ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसा कि अभी बताया मैंने कि अगर धातु की जो घंटी होती है उस पे धातु के हथौड़े से चोट मारी जाती है तो उसकी ध्वनि ज्यादा दूरी तक हमें सुनाई देती है। और वहीं पे अगर हम नए धातु वाली संरचना लेते हैं और उस पर ही नए धातु वाले जो चोट है, जो हथौड़ा है उससे चोट उस पर मारी जाती तो उसकी जो ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता है और धात्विक गुणों की जो ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता है, धात्विक तत्वों की
तो उनमें आपको काफ़ी अंतर सुनाई देगा या दिखाई देगा या आपको खुद को महसूस होगा कि ध्वनि किसकी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। इसका आप प्रयोग घर पे भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है मम्मी पापा से मम्मी को बता के, क्योंकि रसोई में काम मम्मी जी का होता है, तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं कि जाके वहाँ पे बर्तन फटने लग जाओ तो आपको कह कहेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये हमने कुछ जो धातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में बात कर ली है। आगे हम धात्विक गुणों के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, धात्विक तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ जो अधातु होते हैं उनके भी भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ऑनलाइन कक्षाओं का आप आनंद ले रहे होंगे, आप वर्षा का भी आनंद ले रहे होंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्षा का मौसम आपको कई जो जुकाम है या किसी प्रकार की कोई मलेरिया है, डेंगू है, ऐसे भी रोग फैलाने वाला है। तो आपको पता है कि मलेरिया से किस प्रकार से बचना है, उनकी बचने के जो उपाय है वो आपने पढ़े हैं, तो उनका उपयोग आपको करना है। डेंगू से भी आप किस प्रकार से बचेंगे वो भी आपको पता है, और किसी के परिवार में अगर ऐसे रोग होते हैं तो उनके लक्षण भी आपको पता है, और आपको क्या का इलाज करने के लिए लेना है, क्या नहीं करना है, वो आपको सबको जो आपकी किताबों में या पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जा चुका है। आप उनके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं, एक डॉक्टर की तरह नहीं जानते तो क्या होगा। उसके सामान्य लक्षण ये आप जानते हैं, सामान्य बचाव आप जानते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। दूसरा, जो ये मौसम ऐसा है, नमी वाला मौसम है, तो इसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, और सूक्ष्म जीव आपको पता है हानिकारक भी होते हैं तो लाभदायक भी होते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों से ही कई संक्रामक रोग फैलते हैं, तो उनसे आपको बचना है। अपने आप को जो इम्यूनिटी पावर है उसको बनाए रखना है, सही प्रकार का भोजन आपको उपयोग में लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बासी भोजन या दूषित भोजन आप ज़्यादा ग्रहण करें तो उससे क्या आपको नुकसान हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और एक मौसम में भी क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो अपनी जो खाने पीने की प्रक्रिया है उसको भी आपको संतुलित रखना है, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लेते रहें। तो ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लेना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। हाँ, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने की प्रक्रिया आपको पता ही है। सब्सक्राइब का जो लाल बिंदु जो बेल आइकन घंटी है उस पर जाके आपको क्लिक करना है और आपको चैनल अब तक हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे लगातार आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको जो वीडियो यहाँ से बढ़कर अपलोड करवाए जा रहे हैं उनकी सूचना आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, आप उनको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो कोरोना से बचने के लिए वही एक जो अंतिम मंत्र जो हर वीडियो के बाद में मेरे द्वारा बताया जाता है, सरकार के द्वारा ही गाइडलाइन दी गई है, उसका हमें पालन करना है। 2 गज दूरी, मास्क जरूर, सैनिटाइज होते रहिएगा और समय आने पर अपनी वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। जल्द ही हम ऑफलाइन कक्षाओं में मिलेंगे। हो सकता है 15 से 30 अगस्त के बीच तक वो सिचुएशन बन जाए, आशा करिए भगवान से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपका दिन शुभ रहे और बरसात का आनंद लेते रहिए। थोड़ा बहुत तो आनंद लेना जरूरी है। धन्यवाद।